हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला विद रणधीर। आज हम देखने वाले हैं एमएसटी सीटी पीवाईक्यूज ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। उसके पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस देखने पड़ेंगे जो कि यूज में आएंगे ये क्वेश्चंस करने के लिए। पिछले लेक्चर्स में ये सब फॉर्मूले हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूले में डाउट रहे या इन केस हमने डेरिवेशन भी किया तो उसमें कोई डाउट रहे तो आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हो। मैं थोड़ा बता देता हूँ वापस से जो भी फॉर्मूलेज हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूले हैं यूसीएम के। ये है ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला है वी अपॉन आर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है। उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, जो ट्रेडिशनल फॉर्मूले के हिसाब से यही पहले से सबसे पहले जो इक्वेशन या जो फॉर्मूला देखा गया था ओमेगा का वो यही था। फिर ओमेगा इक्वल टू टू पाई एन वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी। फिर ओमेगा इक्वल टू टू पाई अपॉन टी। मैं यही वाले फॉर्मूले में थीटा के जगह पे अगर टोटल एंगल एक सर्कल का अगर पुट करता हूं विच इज टू पाई, और नीचे फिर ऑटोमेटिकली टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बस यही सब चीजों से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि ये सेकंड फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इससे आपका ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, थीटा हम निकाल सकते हैं। फिर और भी फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे, जैसे कि थीटा इक्वल टू टू पाई टी अपॉन टी। ठीक है। अब ये चीज कैसे हुई, ये चीज आपको मिलेगी ओमेगा वाले से। ठीक है। ये वाले फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हो। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो थीटा है वो ओमेगा इनटू टाइम है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि टोटल जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, या फिर ऐसे बात करते हैं हम लोग कि लेट से पूरा एक सर्कल घूमने में कितना एंगल सबटेंड होगा। ठीक है। तो आप बोलोगे कि टू पाई एंगल सबटेंड होगा। और टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो टी टाइम पीरियड लगेगा लेट से। ठीक। और यहाँ पे आप यही देखो कि ये सब तो ठीक है, बोलने वाली बात है कि अच्छा एंगल टू पाई है, टाइम पीरियड टी है, बट अल्टीमेटली आप बस एंगल की बात करोगे तो कितना एंगल बनेगा आपका, टू पाई बनेगा। वो आप ऐसे देख सकते हो, टी टी कैंसिल करोगे तो आपको टू पाई मिल जाएगा। और कैपिटल टी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बता रहा है आपको टाइम पीरियड। ठीक है। बट वो कैंसिल आउट करके आप डायरेक्टली टू पाई बोल सकते हो, प्रोवाइडेड कि एक पूरा एक सर्कल सबटेंड कर रहे हैं तब का है ये। फिर थीटा इक्वल टू टू पाई एन टी, ये आप कैसे कर सकते हो, ओमेगा की जगह पे आप टू पाई एन पुट कर दोगे अगर, सो टू पाई एन साथ में टी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। सो हाँ, यहाँ पे आप अल्फा मार्क कर सकते हो। ठीक है। अल्फा भी हमने देखा हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, हम वो ले सकते हैं यहाँ पे एक ही जगह पे। और जैसे कि एक नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ऐसा कुछ। वैसे ही आप एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे जैसे आप न्यूमरेटर में देख रहे थे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, वैसे यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है अपॉन में टाइम। ठीक है। और भी फॉर्मूले यहाँ पे अगर आप ओमेगा को पुट करो टू पाई एन, इसको पुट करोगे टू पाई इंटू इसको पुट करोगे टू पाई एन वन, टू पाई कॉमन निकालोगे, टाइम कॉमन निकालोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, याद रखो लॉजिकली। नहीं लॉजिक बिल्ड हो रहा फिर भी याद रखो। ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है। ये हमने देखा था v इक्वल टू आर ओमेगा, फिर भाई ओमेगा को टू पाई इनपुट किया। फिर ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला कहां से आया वो देखो, जैसे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। ठीक है। अब जैसे कि जब भी एक सर्कुलर मोशन होगा और फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। और यहाँ पे हम्म, मैं फोर्स का एक और फॉर्मूला जानता हूं जो सबसे पहले हमने देखा था, वो होता है एम इंटू ए।
अब इस केस में अगर फोर्स सेंट्रीपिटल है तो एक्सलेशन भी कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होगा या रेडियल एक्सलरेशन होगा, मैंने यहाँ पे ए आर लिख दिया। और राइट साइड में क्या था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हम एम एम कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला। फिर हम v को पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, या आप ऐसे कर लो, आप v के जगह पे अगर पुट करोगे ऐसा कुछ, यहाँ पे लिखता हूं मैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला था अपने पास, ठीक है। अब अगर मैं v के जगह पे आर ओमेगा पुट करूंगा, सो यहाँ पे v का स्क्वायर है तो आर ओमेगा का भी स्क्वायर होगा, और नीचे आ रहा है क्या मिलेगा आपको, ये पूरे का स्क्वायर करना चाहिए। फिर मिलेगा हमें आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर और स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर आर, वो है। तो एक फॉर्मूले के रेफरेंस से आप दो तीन फॉर्मूले बना सकते हो, बहुत सारे ऐसे बेसिक चीजों को लेके। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या है, देखो रेडियल एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा था, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, जैसे कि आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है वैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ये। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए यहाँ पे है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए आर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये ऐसे बोल सकते हो आप कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसको आप डिवाइड कर दो बाय ओमेगा स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट है और कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ये हमें पता है एम स्क्वायर अपन आर होता है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। फिर आप अगर v को आर ओमेगा पुट करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर ओमेगा को आप 2 पाई एन पुट करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, है ना। इसमें थोड़ा और मैनिपुलेशन कर सकते हो आप, टाइम पीरियड आप अंदर डालो, ठीक है, कुछ एन के जगह पे कैसे पुट कर सकते हैं, पता है ये चीज। एन मतलब क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/n होता है ना। फ्रीक्वेंसी का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे मिलता है टाइम पीरियड। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वैसे एन ऊपर है, एन भी नहीं, एन स्क्वायर है वो, तो आप अगर स्क्वायर कर दोगे तो हर जगह स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे उल्टा करोगे तो एन स्क्वायर ऊपर होगा और टी स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो अगर एन स्क्वायर को मुझे रिप्लेस करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/t स्क्वायर, वही यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर ये भी एक चीज है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू म्यू एम जी, या आपका जो भी फोर्स का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। अब ये कहां से आया, अब जब बात होगी फ्रिक्शन की, ठीक है, फ्रिक्शन की, जैसे कि गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है या गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, तो आपने ये पढ़ा था कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वही प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन वो समय पे जब गाड़ी बहुत स्लो हो या गाड़ी बहुत फास्ट हो, तो वो टाइम पे ये चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एन म्यू, या म्यू एन के बराबर होती है। फिर एन अपना जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वेट के बराबर होगा उस केस में, साथ में म्यू, सो म्यू एम जी यहाँ पे हो जाएगा, और साथ में इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपन आर। अब वी के जगह पे आर ओमेगा पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसका भी हम यूज करेंगे बहुत बार, ठीक है, जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही होगी उस समय में। फिर अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर इंक्लिनेशन ऑफ बैंक रोड, इसका भी हमने डेरिवेशन पूरा किया था कि थीटा कैसे निकाला हमने, tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये फॉर्मूला हमने निकाला। उसके बाद अनबैंक रोड के लिए, ठीक है, अनबैंक रोड के लिए हमने वी मैक्स निकाला था अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, ठीक है। फिर एंगल ऑफ लीनिंग, ये भी सेम ही था, मतलब यहाँ तो वैसे अनबैंक रोड की बात हो रही है, ये चीज उतनी नहीं ठीक है, बाकी जब भी बैंकिंग होगी तो हमने ये फॉर्मूला याद रखा ही हुआ है, थीटा की बात की है। फिर बैंक रोड में, ठीक है, बैंक रोड में स्पीड लिमिट की बात की थी हमने, ठीक है, स्पीड लिमिट।
विथ फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन तो ये रहेगा अपना अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। और विथ फ्रिक्शन हमने मिनिमम वेलोसिटी निकाला था और मैक्सिमम वेलोसिटी निकाला था। यही फॉर्मूलेस थे। ठीक है, डेरिवेशन तक किया हमने। डेरिवेशन देखना है तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हो। उसके बाद हाइट ऑफ इंक्लाइंड रोड। ठीक है, एक रोड है, उसकी आपको हाइट निकालनी है। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा जहां पे ऐसा कुछ रोड है, इसका एंगल है थीटा। ठीक है, और ये जो इसका टोटल सरफेस है इस रोड का, उसको हम एल मान लेते हैं। हाइट ये है एच मान लेते हैं। तो अगर आपको हाइट निकालना है एच इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द रोड, तो आप देखो यहाँ पे कौन सा रेशो लगेगा, जहां पे अपोजिट भी रहे और हाइपोटेन्यूज भी रहे, साइन लगेगा। सो साइन थीटा क्या होता है, एच अपॉन एल। और यहां से आप एच निकाल सकते हो, इसे यहां शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा एच इज इक्वल टू एल साइन थीटा। सो आई थिंक सो ये थोड़ा सा मतलब एल साइन थीटा होना चाहिए, एच इक्वल टू एल साइन थीटा एज पर दिस फिगर। ठीक है, उसके बाद ठीक है, करेक्शन कर लेना। उसके बाद कोनिकल पेंडुलम हमने देखा था। ठीक है, जो एक कोन बनाता था मोशन के दौरान। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी हमने, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा, वेयर जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और थीटा ये जो वर्टिकल एंगल था उसकी बात हो रही है ना। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है और थीटा वर्टिकल से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो है। फिर टाइम पीरियड, एक पूरा चक्कर काटने में जो टाइम पीरियड लगेगा उसका एक फॉर्मूला है 2 पाई इंटू अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। इसका भी डेरिवेशन हमने किया था। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात की थी हमने, वाई वीसीएम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे आपने कुछ पोजीशन मार्क की हुई थी, है ना। ये टॉप मोस्ट हो गया, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, ये मिड वे पॉइंट हो गया, है ना। लोएस्ट, हाईएस्ट, मिड वे। तो हर एक पॉइंट में हमने निकाला था वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। सो लोएस्ट पे हाईएस्ट मिनिमम वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 5 rg, हाईएस्ट पे लोएस्ट मिनिमम वेलोसिटी होगी विच इज अंडर रूट ऑफ rg, और मिड वे पे अंडर रूट ऑफ 3 rg, जो कि दोनों की ऑलमोस्ट मिडल वैल्यू होगी। फिर टेंशन के भी हमने कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस निकाले थे। फिर हमने डिफरेंस बिटवीन द टेंशंस, एक्सट्रीम टेंशंस भी हमने निकाला था, जो कि आता 6 mg। और अगर मैं मिड वे और हाईएस्ट या मिड वे और लोएस्ट का निकालूंगा तो कितना आता था, 3 mg। याद है, ये चीज भी हमने की है। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिक फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अंडर समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, या इंटीग्रेशन में देखेंगे तो आर स्क्वायर और साथ में डीएम। ये इसके साथ हमने बहुत सारे डेरिवेशंस भी किए हैं। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन, इसके लिए हमने क्या देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन बाय द फॉर्मूला एम के स्क्वायर। ठीक है, फिर आप अगर के है यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन, इसके बारे में निकालना चाहते हो तो भाई एम यहाँ शिफ्ट करो, डिवाइड हो जाएगा। और के स्क्वायर का स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट। तो के मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, इसके बारे में हमने देखा था कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, नहीं वो आगे देख लेंगे। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी का नहीं, बस एक ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है, बस रोटेटिंग नेचर का है, आगे की ओर नहीं जा रहा, बस घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। तो वो टाइम पे हमने देखा था, ये एक्सप्रेशन निकाला था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। फिर ओमेगा को आप 2 पाई पुट कर सकते हो। ठीक है, फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि स्टेट मोशन वाला होता है, ये पता है हमें बहुत सालों से ही, हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। फिर रोलिंग हमने पढ़ा था, जो कि दोनों काइनेटिक को क्या किया था हमने, ऐड कर दिया। फिर ऐड किया, फिर आप यहाँ पे ऐड करने के बाद कुछ चीजों को सब्स्टिट्यूट करके और कॉमन निकाल सकते हो और आपको ये मिलेगी। ठीक है, इसका भी हमने डेरिवेशन पूरा किया था काइनेटिक एनर्जी का ऑफ अ रोलिंग बॉडी। फिर वेलोसिटी ऑफ द रोलिंग बॉडी, ये भी हमने डेराइव किया था। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी हमने डेराइव किया था। तो फॉर्मूला एकदम दिमाग में होना चाहिए, डेरिवेशन बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से। फिर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक टॉपिक था जहां पे हमने एक्सप्रेशन डेराइव किया था मोमेंट ऑफ
इनर्शिया के टर्म्स में टॉर्क का, ठीक है, आई अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये भी हमने देखा था कि जो टॉर्क है वो बराबर आता था डीएल अपॉन डी टी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर हमने बात की थी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जो कि आगे हम देखेंगे। बाकी एक कंडीशन थी कि टॉर्क जब जीरो हो जाएगा तब अपने आप अपना एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब क्या, कंजर्व। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात भी हमने की थी। फिर आगे अल्फा को आप डी ओमेगा बाय डी टी पुट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं तो मुझे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर ओमेगा को आप टू पाई एन पुट कर सकते हो, या जो चेंज है, चेंज को आप बोलोगे टू पाई एन टू माइनस टू पाई एन एन वन। फिर उसमें आप टू पाई कॉमन निकालोगे, आपको यही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा, ये भी हमने डेराइव किया था। एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर ओमेगा को आप टू पाई इनपुट कर सकते हो। फिर परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम पूरा डेराइव किया था स्टेटमेंट के साथ, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये था इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और इसको हमने एप्लीकेशन में यूज भी किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, ठीक है। फिर पैरेलल एक्सेस थ्योरम, आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ये था। ये भी हमने यूज किया था एप्लीकेशन में, हमने देखा था कैसे हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अगर कोई एक्सेस पैरेलल है विद रेफरेंस एक्सेस, चाहे वो सेंटर ऑफ मास से जाए, ठीक है, या मुझे उसका पता हो जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूँ। फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब वही बात है जैसे आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता था, टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड टोटल फाइनल मोमेंटम आर इक्वल, वैसे यहाँ पे टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि अपना एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा के बराबर होता है। सो इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होंगे। फिर अगर आप ओमेगा वन के जगह पे आप अगर टू पाई एन वन पुट करते हो और ओमेगा टू के जगह पे टू पाई एन टू पुट करते हो, सो आप देखोगे टू पाई और टू पाई कॉन्स्टेंट है, कैंसिल होगा, क्या बचेगा, आई वन एन वन इज इक्वल टू आई टू एन टू, ठीक है। सो ये एक और अपने को फॉर्मूला मिलेगा एज पर द या बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इतने फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। ये हमने एक दिन में नहीं किए, हमें 5 लेक्चर में ये सारे फॉर्मूले पता लगे, बहुत सारे हमने डेराइव भी किए। सो वो सब तो एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करता है। सीटी 2025, पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया हुआ था। और क्वेश्चन देख लो, फिर हम सोल्यूशन देखेंगे ध्यान से। सो बकेट filled with water is revolved in a vertical circle of radius 10 मीटर and water just not fall down। तो क्या किया, एक बकेट जो है, अब रस्सी में ले लो या अपने हाथ में बांध लो, जो भी है, एक बकेट लिया और बकेट में क्या है, पानी भरा है। बट ऐसे वर्टिकल होने के बाद भी ये बकेट क्यों नहीं गिर रहा, बिकॉज एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया जा रहा है, बहुत काफी फास्टली ये घूम रहा है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में आने के बाद भी वो पानी नहीं गिरा। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, तभी ये जो पानी है बाहर की ओर जाता है, मतलब जाना चाहता है, इसलिए वो नीचे की ओर नहीं गिर रहा, ठीक है। बाकी ये सब कुछ हो रहा है, आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है, रेडियस है यहाँ पे 10 मीटर, ठीक है, और वाटर यहाँ पे जो है गिर नहीं रहा। द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी, आपको यहाँ पे इस सर्कल का जो है टाइम पीरियड निकालना है, ठीक? मतलब पूरा एक चक्कर काटने में उसे कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है। और प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 होता है, आप उसको 10 लेके चलोगे इजी कैलकुलेशंस के लिए। सो यहाँ पे आगे ध्यान दो। सो अगर मैं टॉप मोस्ट पोजीशन की बात करूं, बिकॉज मुझे बोला भी था कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे वो आने के बाद भी वो गिरेगा नहीं, ठीक है। सो टॉप मोस्ट पोजीशन पे वाटर जो है गिर नहीं रहा, इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना। अब जो भी यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उस पानी में, ठीक है, मान लो वो उसको नीचे की ओर खींचना चाह रहा है, और ऐसे आप बोल सकते हो, चलो ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का हिसाब मत लो, ऐसा ले लो, इसका वेट है, ठीक है, इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये तो हमेशा लग रहा है, ठीक है। अगर बहुत स्लो होगी बाल्टी
घूमना तो पानी तुरंत गिर जाएगा, तो mg हमेशा नीचे की ओर लग रहा है। अब लग तो रहा है बट फिर भी पानी नीचे की ओर क्यों नहीं गिरा? बिकॉज यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? mv² अपॉन r, सेम फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर जैसा। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तभी पानी एक जगह पे पड़ा हुआ है और यूसीएम कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भले ही है बट मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। सो आप बोल सकते हैं mv² अपॉन r mg के बराबर होगा। यहां से m और m कैंसिल कर सकते हैं, v² इक्वल टू rg और v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg। आपको यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना था, उसके लिए v निकालना जरूरी है। बिकॉज आपको जैसे पता है ना कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर टोटल चक्कर काटना है तो एक सर्कमफ्रेंस के बराबर हुआ वो टाइम क्या होगा? फॉर्मूला बताओ। वेलोसिटी ले लो, चलो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, जो भी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं एक टोटल सर्कल के लिए, क्या डिस्टेंस होगा? सर्कमफ्रेंस के बराबर 2πr, और एक पूरा चक्कर काटने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। सो टी यहाँ पे भेजेंगे और वी यहाँ पे भेजेंगे तो क्या बनेगा आपका? 2πr/v। सो मुझे देखो आर पता है, रेडियस पता है, बट मुझे वी नहीं पता था, इसलिए मैं पहले वी के ऊपर काम कर रहा हूं, जो मुझे मिला √r(g). अब मुझे आर और जी पता है, आर आपको 10 मीटर दिया है, जी भी आपको 10 दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पुट किया 100 आया रूट में, वो कितना मिलेगा आपको? 10 ही मिलेगा। मतलब आपको वी मिल चुका है 10, ठीक है। और ऊपर भाई जो भी है 2π, और साथ में आर, आर कितना गिवन है? 10। इतना सॉल्व करने को मत जाओ क्योंकि आपको जो ऑप्शन दिए उससे मैच होना चाहिए। ऑप्शन आपको पाई में दिया ना, पाई सेकेंड, 2π सेकेंड, 10π सेकेंड, 20π सेकेंड, इसलिए पाई की वैल्यू मत पुट कर देना, अपने को आंसर पाई में ही चाहिए। इसको वैल्यू निकाल के कटपुट मत कर देना, बस इसको कैंसिल किया, क्या बचा अपना? 2π सेकेंड। तो ये आ गया अपना टाइम पीरियड। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। सो ऐसे काम करना है। अब ऑन द स्पॉट आप चीजों को देख के बना सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेशन इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो, समझने वाली बात है बस, और कुछ नहीं। डेरिवेशन आपको क्लियर है तो ये सब में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे v निकाला, क्यों? बिकॉज ये फॉर्मूले में v चाहिए था अपने को, और पुट एंड सॉल्व क्वेश्चन है। 25 में ऑलरेडी आ चुका है कुछ, ठीक है। कुछ डाउट है क्वेश्चन में? देख लो, लगे तो क्या कर देगा, ये तो मैं फ्लो में लिखा हूं बट एक्चुअल में जो लॉजिकल फ्लो है वो कैसे होगा? ऐसा टाइप रेट निकालना, हाँ भाई ये फॉर्मूला है। सब कुछ पता है क्या? आर पता है बट मुझे वी नहीं पता। वी के लिए क्या कर सकता हूं? मुझे फोर्सेस के ऊपर ध्यान देना है, तो यहां पे मैंने ये निकाला, वेट और सेंट्रीफ्यूगल बराबर है। यहाँ पे फिर मैंने कैंसिल किया, वी का मुझे इक्वेशन मिला, और वी निकाल सकता हूं मैं जो चीजों से वो मुझे पता है, तो निकाल लिया मैंने वी 10। अब पुट किया, सॉल्व किया। सो ये क्वेश्चन था अपना पहला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सॉलिड स्पीयर ऑफ मास, ठीक है, सेकेंड, दिख रहा है? अच्छा, अब क्लियर है? अब देखो, सॉलिड स्पीयर ऑफ मास m, रेडियस r, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स डायमीटर। तो एक सॉलिड स्पीयर है, अंदर से पूरा भरा हुआ, इसका आपको मास दिया है m, रेडियस दिया है r, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स डायमीटर, वो आपको I दिया है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको I गिवन है। इट इज रिकास्ट इनटू अ डिस्क ऑफ थिकनेस t। इसको फिर दबाया होगा या इसका भी शेप चेंज किया, और शेप चेंज करके इसको एक डिस्क बना दिया है। डिस्क, पहले ये था एक सॉलिड स्पीयर, अब है ये एक डिस्क। डिस्क बनाया, उसका थिकनेस टी है, ठीक है, मान लेता है, और हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब एक्सेस कहां पे दिख रहा है आपको? सेंटर पे एक्सेस है क्या इसका? नहीं,
एज से पास कर रहा है, मतलब कहां पे होगा, यहां पे होगा। ये आपका हो गया एक्सिस, एज से जा रहा है और ये प्लेन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, और यहां से जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो स्टिल आई ही है। मतलब इसका देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था आपका स्पीयर का, इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, आई आएगा। ये एक लॉजिकल चीज, इसको हम यूज करेंगे। पहले स्पीयर था, मास था एम, ठीक है, रेडियस था आर, इसको रिकास्ट किया इनटू अ डिस्क। अब मुझे बताओ कि अगर इसको, यही स्पीयर को दबा के या शेप चेंज करके एक डिस्क बनाया तो क्या मास चेंज होगा, नहीं होगा, इसका मास क्या रहेगा, एम रहेगा। बट हम श्योर नहीं है रेडियस के बारे में। हो सकता है वो बॉल था, दबाने के बाद वो फैल गया हो, डिस्क जब बना, तो उसका रेडियस क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है। तो हम रेडियस को आर नहीं लेके चलेंगे, इसको हम आर डैश बोल लेंगे, क्योंकि ये चेंज हो गया होगा। मास चेंज नहीं होगा बिकॉज सेम ऑब्जेक्ट को मैं पतला कर दिया, बट रेडियस क्योंकि ये फैल चुका होगा तो रेडियस चेंज हो गया होगा, इसको हम आर डैश बोल सकते हैं। तो ये सब चीज थोड़ी सी जरूरी है। उसके बाद पहले तो आपको ये स्पीयर के बारे में बात की थी, तो स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला था आपको आए, तो हमने बोल दिया यहाँ पे, अच्छा ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्पीयर विच इज 2/5 mr²। ठीक, ये हम लेके चल रहे हैं। और आपको रेडियस ऑफ डिस्क निकालना है। रेडियस ऑफ डिस्क मतलब ये जो डिस्क की बात करें, यानी कि जिसका रेडियस आर डैश है, वो निकालना है आपको। क्यों बोला निकालने को, इसलिए निकालने को बोला क्योंकि चेंज हुआ होगा ना, वो दिख रहा है लॉजिकली चेंज हुआ है। अगर ये सेम सेम रहता तो आप ऑप्शन खुद देखो, ऑप्शन में बस आर होता, बाकी होने से भी क्या होता है, जो चीज गलत है वो गलत है। बाकी ये चीज समझो आप, आपका स्पीयर का मास एम था, दबा के डिस्क बनाया उसका मास एम है, बट स्पीयर का रेडियस आर था, उसको दबा के जब डिस्क बनाया गया तो उसका रेडियस क्या होगा, चेंज होगा। उस चेंज रेडियस को ही आपको निकालना है। उस चेंज रेडियस को मैंने आर डैश मान लिया, इसको मैं निकालूंगा, और इसको निकालना भी है कैसे, आपको इन टर्म्स ऑफ आर, मतलब कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्टली वैल्यू नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिले आपको, आर के टर्म्स में आपको आर डैश निकालना है। ये आर याद है ना, स्पीयर का रेडियस, इसके टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, एक वही चीज यूज करोगे, आप निकालोगे इस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप निकालोगे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आपको पता है दोनों क्या है, सेम है। आप दोनों को इक्वेट करोगे और ट्राई करोगे जो चीज आपको निकालनी है आप निकाल पाओ। ठीक है, तो हमने पहले निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पीयर 2/5 mr²। उसके बाद ये स्पीयर की बात हो गई। अगर डिस्क का निकालना आपको, डिस्क का कैसा था लेकिन, एच पे, है ना, हमें सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है, वहां से जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमें पता है कितना होता है, याद है, 12 mr², यही होता है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आई नॉट, नहीं, आई सी, ये बोल सकता हूं। क्यों आई सी, बिकॉज सेंटर ऑफ मास से ये एक्सेस जा रहे हैं, वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। अब आपको ये एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये दोनों ही एक्सेस क्या है, पैरेलल है, तो यहां पे क्या लगेगा अपना, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। क्या होता है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, होता है आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर, ये होता है। हमें आई सी सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पता है कितना है, 12 mr²। ये आप यहां पे पुट कर सकते हो। ध्यान देना मैंने मिस आउट किया, इसका रेडियस आर डैश है, सो आर डैश का स्क्वायर, ठीक, प्लस एम एच स्क्वायर। सो यहाँ पे एम लिखा मैंने, एच मतलब जो गैप है दोनों के बीच में, कितने के बराबर होगा, ये रेडियस के बराबर होगा। सो एच की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, आर डैश, उसका स्क्वायर। 12+1 कितना होगा, 3/2 mr डैश स्क्वायर। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ये वाले एक्सेस के अबाउट, जो कि डिस्क का है। हमें क्या बोला गया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके स्पीयर का है, से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी एक्सिस का भी आएगा। स्पीयर का हमने क्या निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr², और अभी जो निकाला हमने जस्ट,
वो कितना निकाला, 3/2 mr डैश स्क्वायर। दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी, बराबर बोल, बिकॉज हमें बोला था दोनों बराबर। फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, आपका m और n यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक है। मुझे r डैश की वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले ये टर्म को यहाँ रहने दूंगा, इसे वहां शिफ्ट करूंगा। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2/5 है, 3/2 यहाँ आएगा तो 2 ऊपर और 3 नीचे, साथ में यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो सकता, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 4/15 आर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ रही है, आर डैश स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। आपको क्या निकालना है, आर डैश निकालना है ना। तो स्क्वायर यहां शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा, 2। 15 का तो नहीं पता हमने को, इरेशनल सा आएगा, इसको ऐसा रहने देते हैं। और आर स्क्वायर का रूट लेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल। तो आर डैश की वैल्यू आ रही है 2/√15 आर। कौन सा ऑप्शन, ये होगा थर्ड, बोलो इसको, ठीक है। सो अपना थर्ड ऑप्शन है 2r/√15, वो मैच कर रहा है हमारे आंसर से। ये है मोमेंट ऑफ इनर, ये है रेडियस ऑफ द डिस्क, जो कि रिकास्ट करने के बाद बना स्फीयर। ये 2020 में आया था सीटी का क्वेश्चन, देख लो एक बार। डाउट है कुछ तो पूछो, है क्या डाउट किसी को, ठीक है। विजुलाइज करना सीखो, अप्लाई करना, ये तो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी पिछले लेक्चर से, प्रैक्टिस जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L has two masses m1 m2 attached to its ends। तो ऐसा कुछ डायग्राम आप बनाओगे, एक एक रॉड है, और ये रॉड के दोनों एंड में मासेस दिख रहे हैं आपको, m1 और m2 मासेस आपको दिख रहे हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक्सिस के अबाउट निकालना है जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड हो, मतलब ये रॉड है तो इससे परपेंडिकुलर रहना चाहिए वो एक्सिस, और वो एक्सिस कहां से पास हो, थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। अब देखो सेंटर ऑफ मास मुझे तो नहीं पता कहां पे, सेंटर ऑफ मास कहां होगा हमें नहीं पता। अगर ये दोनों मास इक्वल होते तो बीचों बीच होता, बट हमें ये नहीं दिया कहीं पे कि भाई दोनों मास इक्वल है, हमें बस दिया कि दो मास है सर। तो हमें लेके चलना पड़ेगा कि वो अलग ही होंगे, वो सेम नहीं होंगे। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 11th में। ये फॉर्मूला कैसा है, देखो जैसे कि अगर ये रॉड है, यहाँ पे मास है m1, यहाँ पे मास है m2, और मुझे पता करना है कि भाई सेंटर ऑफ मास मान लो m1 वाले के रिस्पेक्ट में कहां पे है। क्योंकि देखो डिस्टेंस अगर पता करना है मुझे सेंटर ऑफ मास का, जो कि विद इन ये रॉड के कहीं बीच बीच में आने वाला है, तो मुझे रेफरेंस चाहिए होगा कि भाई m1 के हिसाब से कितने दूरी पे है, या m2 के हिसाब से कितने दूरी पे है। तो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में आप देखने वाले हो कि वो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ होने वाला है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, टेकिंग m1 एज ओरिजिन, ठीक है। पहले तो चलो ठीक है, आपका फॉर्मूला जो है वो ये है, इसको याद रखो, पहले भी हमने एक किया हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। अप्लाई कैसे करेंगे बताता हूं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, अगर मैं m1 को ओरिजिन लेके चलता हूं, m1 अगर ओरिजिन है, मतलब m1 के रिस्पेक्ट में देखूंगा मैं भाई कि ये जो आपका O पॉइंट है, मान लो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, ये कितने दूरी पे है। तो ये फॉर्मूले को देखो ध्यान से, क्या करेंगे हम लोग, आपका ये जो m1 मास है, चलो एज इट इज है। अच्छा,
ये ओरिजिन है, और x1 का जो डिस्टेंस है, अभी क्या होता है कि अब मैं m1 को अगर ओरिजिन लेके चल रहा हूं तो जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो m1 के रिस्पेक्ट में लिए जाएंगे, क्योंकि तभी मुझे सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो m1 के रिस्पेक्ट में मिलेगा। तो m1 का जो डिस्टेंस आप निकालोगे यहां पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूं कि मुझे बताओ m2 का डिस्टेंस कितना है m1 के रिस्पेक्ट, m2 कितने दूरी पे है m1 के रिस्पेक्ट में, ये इतनी दूरी पे है, और इतने टोटल दूरी को हमने क्या बोला है, लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, वैसे मुझे बताओ m1 m1 से कितने दूरी पे है, 0 दूरी पे। ऐसे लिखा जाता है डिस्टेंस, जो ओरिजिन ली जाती है वहां से हम रेफरेंस डिस्टेंस लेके चलता है। वैसे ही m2 इंटू जो x2 आप देख रहे हो जनरली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि m2 का डिस्टेंस कितना है m1 के रिस्पेक्ट में। तो m2 का डिस्टेंस m1 के रिस्पेक्ट में हमने बात की कितना है, l डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो चेंज नहीं होगा। क्या मिलेगा फिर आपको, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे m2 इंटू l, और नीचे m1 प्लस m2। ये हो गया आपका, ये कौन सा डिस्टेंस हुआ, ये हुआ सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, बट किसके रेफरेंस में, m1 के रेफरेंस में। तो ये डिस्टेंस को मैंने मान लिया x1 लेट से, इसलिए मैं इसको x1 बोल लूंगा। तो ये आपका हो गया x1 इज इक्वल टू m2l, जो हमने निकाला अभी m1 प्लस m2। ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज ऐड करना होगा, अगर मैं m2 को ओरिजिन लेके चलूं, m2 को, पहले हमने m1 को ओरिजिन लिया, हमने ये निकाला, अगर आप m2 को ओरिजिन लेके चलोगे तो क्या आएगा, देखो m2 को ओरिजिन लेके चलोगे, यही फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे, सॉरी ये वाले फॉर्मूले को, सो m2 की दूरी m1 से कितनी होगी, l होगी, और m2 की दूरी m2 से कितनी होगी, 0 होगी, और नीचे एज इट इज क्या मिला अपने को, m1l अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या डिस्टेंस है, ये जब मैंने m2 को ओरिजिन लिया तो m2 से जितने दूरी पे अपना सेंटर ऑफ मास है वो ये डिस्टेंस है, तो मैं इस डिस्टेंस को क्या बोल सकता हूं, x2 बोल सकता हूं। इसलिए यहां पे लिखा है x2 इज इक्वल टू m1l अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला डिस्टेंस पता करने का फ्रॉम द ओरिजिन 11 में पढ़ा था, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, किसके रेफरेंस से बात होगी। अच्छा, m1 के रेफरेंस से बात हो रही है तो उसका जो डिस्टेंस है खुद से वो 0 होगा, और दूसरे का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ लिखोगे आप, नीचे टोटल मास। वैसे यहाँ पे भी हमने किया, ठीक है। तो x1 और x2 अब मुझे पता लग गए कि m1 से जो दूरी है अपना सेंटर ऑफ मास का वो x1 है, और उसको मैंने कुछ इस एक्सप्रेशन में लिखा। x2 जो दूरी है m2 से सेंटर ऑफ मास की, वो भी हमने यहां पे निकाल लिया। क्या यूज करेंगे, बिकॉज अपने को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दैट एक्सिस। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, ऐसे ही होता है m1r1 स्क्वायर वाला, ठीक है। जितने मास होंगे उतने आप ये टर्म ऐड करोगे, दो रहेंगे तो आप दो ऐड करोगे। और ये डिस्टेंस होता था, कहां होता था, ये डिस्टेंस होता था बिटवीन द मास एंड द एक्सिस। अब जैसे आप देखो m1 और एक्सिस के बीच में दूरी कितनी है, x1 दूरी है, तो जहां पे r1 यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x1 लिखो। m2 और एक्सिस के बीच में दूरी कितनी है, x2, तो जहां पे r2 यहाँ पे क्या लिखोगे, x2 लिखो। तो ये टोटल आपका जो दोनों का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ा तो मिलेगा आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। अब बस पुट एंड सॉल्व है, सो आप बस पुट करो अभी आप x1 की जो वैल्यू आपने निकाली थी m2l अपॉन m1 प्लस m2, x1 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सेम x2 की वैल्यू पुट किया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, फिर आप स्क्वायर कर लो आगे, ठीक है। ऊपर आप करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर m2 का स्क्वायर होगा, साथ में l का स्क्वायर होगा, यहाँ पे m2 एज इट इज, यहाँ पे m1 का स्क्वायर होगा, l का स्क्वायर होगा, और नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर होगा, और ये दोनों में होगा तो आप बोल सकते हो डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन होगा, ठीक है। इसके आगे क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखो, इनमें दोनों टर्म में कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम। m1 यहां भी है, m1 यहां भी है, m2 यहां भी, m2 यहां भी है, बस आप दोनों जगह पे एक एक m1 एक एक m2 कॉमन निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला। अगर मैं ये वाले टर्म में m1 और m2 कॉमन निकालूंगा, m2 का यहाँ पे स्क्वायर है तो m2 यहाँ पे एक बचा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ऐसे
M1 M2, ठीक है। अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक M2 बचा रहेगा। और एक और देखो, आप एल स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। एल स्क्वायर निकाल लेते हैं, प्लस सेकेंड टर्म में आप देखो, M1 निकाला बाहर, M2 निकाला बाहर, M1 का स्क्वायर था तो एक और M1 यहाँ पे बचा रहेगा, और L का स्क्वायर तो बाहर निकाल ही हुआ है। तो आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी यहाँ, M1 M2 इंटू M1 प्लस M2, या M2 प्लस M1 एक ही बात है, और साथ में एल स्क्वायर, और नीचे क्या है, M1 प्लस M2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम सेम दिख रहे हैं आप, बस नीचे क्या है, उसका स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट और स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, M1 M2 एल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन है अपना राइट आंसर। 23 में आया था ये क्वेश्चन, और देखा जाए तो ये पूरे प्रोसेस के साथ ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक भी रहेगी अपने पास जिससे सॉल्व करने की। कैसे, देख, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, M r स्क्वायर, यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास, और ये मीटर लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अगर मैं डायमेंशन निकालूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तो क्या आएंगे, मास है, मास कितना है, 1 है, लेंथ, मीटर में लेंथ है, कितनी पावर दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, और टाइम है क्या यहाँ पे कहीं भी, तो ये डायमेंशन हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आपको निकालना है, ठीक है। अब आप देखो कि सेम हिसाब की चीजें आपको कहां कहां मिलती है, देखो, या आप डायमेंशन देख लो, या आप ऐसा सोचो कि आपको यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर कहां कहां मिल रही है, इसकी बात करो। देखो, दो मास यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसका किलोग्राम होगा, इसका किलोग्राम होगा, तो मल्टीप्लाई को क्या मिलेगा आपको, किलोग्राम का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, किलोग्राम प्लस किलोग्राम, किलोग्राम प्लस किलोग्राम इस किलोग्राम, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, किलोग्राम का स्क्वायर। कैंसल, क्या बचा, बस मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होती है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन देखो, ये किलोग्राम में, ये किलोग्राम में, तो मल्टीप्लाई में क्या हुआ, किलोग्राम स्क्वायर, लेंथ 1 ही पावर है तो बस एक बार मीटर लिख दोगे आप, और नीचे देखो किलोग्राम प्लस किलोग्राम उसका स्क्वायर, तो किलोग्राम प्लस किलोग्राम क्या हुआ, किलोग्राम ही होगा, उसका स्क्वायर क्या हुआ, किलोग्राम का स्क्वायर। कैंसल, क्या बचा, मीटर, मीटर थोड़ी होती है। इसको देखो, 3 बार है तो क्या हुआ, किलोग्राम का क्यूब, लेंथ एक बार है तो एक बार मीटर, और किलोग्राम प्लस किलोग्राम क्या होगा, किलोग्राम, 1 पावर है यहाँ पे, 2 पावर, कितना बचेगा, किलोग्राम स्क्वायर इंटू मीटर। सेम सेम दिख रहे हैं ये, लग रहा है बट है नहीं, ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम का स्क्वायर और यहाँ पे बस किलोग्राम है, यहाँ पे मीटर है बट हमें चाहिए मीटर। ये ऑप्शन में नहीं, समझ में आता है भाई, लास्ट ऑप्शन ही होगा, चेक कर लो। किलोग्राम प्लस किलोग्राम इंटू किलोग्राम मतलब किलोग्राम स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्लस किलोग्राम मतलब क्या हुआ, किलोग्राम ही होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मैच कर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। सो बट ये हमेशा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उनके ऑप्शंस क्या हैं। अगर ऑप्शन बहुत मतलब आसपास के वैसे देखा जाए तो इसमें ज्यादा कुछ मैनिपुलेशन ऑप्शन में हो भी नहीं पाएगा, बट ठीक है, ये तरीका भी आप रखो, कभी आए तो पहले ये ट्राई करो। डायमेंशन और यूनिट से बहुत बार क्वेश्चन हो जाता है बिना इतना लंबा चौड़ा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये ट्रिक भी समझ के रखना, हमें डायमेंशन या फिर यूनिट निकालनी है, जो चीज की पूछी गई है वो किस में फिट बैठ रही है, मोस्ट प्रोबेबली एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। अगर नहीं भी मिला तो दो मिलेंगे, दो कट गए होंगे, तो एलिमिनेशन मेथड है एक हिसाब से, ये सब कट गए, एक बचा, वही अपना आंसर, ठीक है। डाउट है कुछ इसमें, ठीक है। ये चीज भूल गए होगे तो आपस से रिवाइज कर लेना, सेंटर ऑफ मास निकालने का, डिस्टेंस निकालने का फ्रॉम दी ओरिजिन, ये फॉर्मूला हमने यूज किया क्योंकि डिस्टेंस हमें नहीं पता थे, हमें नहीं पता था रॉड का वो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, वो निकाला, और उसके बाद फिर पुट किया इन द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। तो आपको एक
रॉड दिया, उसका मास m है, लेंथ है l, ठीक है, और रोटेटिंग अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ l/3 फ्रॉम वन एंड। तो क्या है देखो, किसी एक एंड से l/3 की दूरी पे एक एक्सिस है, उसके अबाउट ये घूम रहा है। अब मुझे बताओ, टोटल अगर लेंथ l है, तो आधा यहां पे हो जाएगा अपना l/2, ठीक है, और अगर मैं इसके 3 हिस्से करता तो कहीं पे आपका l/3 मिलता। मान लो यहां पे कहीं आपका l/3 डिस्टेंस है, कहां से, फ्रॉम वन एंड, जहां से वो क्लोजेस्ट होगा उस एंड से ये l/3 दूरी पे होगा। क्या होगा, एक्सिस होगा, जिस एक्सिस से आपको इसको घुमाना है, ठीक है। पता करना है आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन आपको निकालना है। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि मास है रॉड का m, लेंथ है l, और एक्सिस की पोजीशन आपको दी है फ्रॉम वन एंड, किसी एक एंड से उसकी जो दूरी है वो है l/3। लॉजिकली आप निकाल सकते हो l/2 बीच में होता है, l/3 ये दोनों के कहीं बीच में या मतलब इन बिटवीन होगा, बिकॉज l/3 इस वैल्यू से छोटे ही है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो दिख भी रहा है कि एक तो परपेंडिकुलर बोला भी है, और अपना जो नॉर्मल एक्सिस होता है वो सेंटर ऑफ मास से जाता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं यहां का निकाल लेता हूं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकाल लेता हूं, तो मैं इस एक्सिस का भी निकाल लूंगा बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक। तो मुझे पहले तो इसका पता होना चाहिए, इसका मैं आराम से कर लूंगा, कोई इश्यू नहीं। उसके पहले एक और चीज मुझे पता है, क्या पता है मुझे, कि फ्रॉम दिस एंड जो दूरी है वो कितनी है, l/3। बट जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ना अपना पैरेलल एक्सेस वाला, I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh²। देखो IC मुझे पता है, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास से कितना होता है, इतना ही होता है, ml² अपॉन 12। इसमें मुझे ये ऐड करना है मास इंटू h²। h मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस, इसके और इसके बीच में जो गैप है वो निकालना है मुझे। पता है क्या, फिलहाल नहीं पता है मुझे। मुझे टोटल पता है, देखो बीच से यहां तक की दूरी मुझे पता है क्या है, l/2, और यहां की दूरी मुझे पता है l/3। अगर इतने में l/3 निकालूंगा तो मुझे गैप मिल जाएगा, वो कर लेंगे हम यहाँ पे, मिलेगा अपने को l/6। ज्योमेट्री सेम करो, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये सब आप कर सकते हो। सो जो h की वैल्यू है आपको मिल जाएगा l/6, तो बस सॉल्व करना है आपको। सो आई से अपने को पता है ml² अपॉन 12। ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अगर डिटेल में देखना है तो मैंने पिछले लेक्चर्स के ऊपर बनाया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। m h की वैल्यू हमने जस्ट निकाली, यहाँ पे क्या, l/6, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। बस आगे सॉल्व करो, यही चीज आपको मिलेगी। आगे सॉल्व करेंगे तो ml² यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 1/12 प्लस ml² यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/6 का स्क्वायर इज 36। फिर डिनोमिनेटर सेम करो, यहाँ पे आप 3 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर 3 और नीचे 36 बन जाएगा। सो यहाँ पे बनेगा आपका 3+1, और यहाँ पे 36 का 36, डिनोमिनेटर सेम 36, ऊपर होगा 3+1 4, डिवाइड हो सकता है, 1 जा 9 जा 1/9, साथ में बाहर क्या था, ml², यानी कि क्या मिलेगा आपको, ml²/9। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। बट पूछा क्या था आपने को, रेडियस ऑफ गायरेशन। आपको पता है, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन बोल दिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है या बताया गया है, तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, mk², ये होता है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद निकाला, कितना आ रहा था मेरा, ml²/9। दोनों का LHS बराबर है, सेम दिख रहा है आपको, तो RHS भी क्या होगा, सेम ही होगा ना। सो mk² और ml² दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां से आप m और m कर सकते हो कैंसिल, स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो वहां पे रूट हो जाएगा, मुझे k निकालना है। स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो राइट साइड में l²/9 के ऊपर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका l, और 9 का रूट इज, सो k क्या मिला आपको, l के टर्म्स में आपको निकालना था, सो l/3, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन।
देखो लॉजिकल है, कुछ एक्स्ट्रा लगा क्या जो हमने पढ़ा उसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है। पैरेलल एक्सेस थ्योरम लग रहा है, थोड़ा समझ में आना चाहिए। वो जो डिस्टेंस दिया था वो फ्रॉम वन एंड दिया था, ना कि सेंटर ऑफ मास दिया था। तो हमने वहां पे समझ के वो एल अपॉन 6 निकाला, बड़े वैल्यू में एल बाय 2 में एल बाय 3 माइनस करके वो जो गैप था बिटवीन द पैरेलल एक्सेस वो निकाला। फिर उसको यूज किया आगे, एच की जगह पे पुट किया, बस। और ये निकालने के बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, और हमें निकाला रेडियस ऑफ गायरेशन। हमने दोनों को इक्वेट किया और वहां से हमने के ऊपर काम किया, के निकाला। ठीक है, सो ऐसे कुछ आपको करना होगा इसे। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल ऑफ mass m is performing UCF along a circular path of radius r। ठीक है, और यहां पे आगे क्या बोला है, एंगुलर मोमेंटम आपको जो है वो आपको L दे दिया है। अबाउट द एक्सिस पासिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऑब्वियसली हमेशा एंगुलर मोमेंटम कुछ ऐसे ही रहता है। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है पार्टिकल का, बताना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा। ठीक है, सो आपको पता करना है काइनेटिक एनर्जी, और वो पता करना है कि भाई किससे प्रोपोर्शनल होगा, और जिसे प्रोपोर्शनल होगा वो बताना है आपको इन टर्म्स ऑफ एल। एल मतलब यहां पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बाकी हम पहले इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे, प्रोपोर्शनल बाद में हो जाएगा। ठीक है, पहले इक्वेशन देखो, प्रोपोर्शनैलिटी के पीछे मत पड़ो। सो अगर मुझे देखना हो कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसके बाद इस फॉर्मूले में क्या मैनिपुलेशन कर सकता है, मुझे ये दिख रहा है, बट मुझे जो ऑप्शन दिए है यहां पे आप देखोगे कहीं भी v नहीं है। मेरे फॉर्मूले में v है, बट यहां कहीं भी v दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। मतलब v को आपको हटाना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज l आपको लाना है। तो आपको देखना है कि भाई l और v में कोई रिलेशन है क्या। देखो, एक तो आपको ये पता है कि l मतलब होता है p इंटू आर, ये होता है। और p मतलब अब होता है अपना लीनियर मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं एम वी, और साथ में आर। तो एल और वी में रिलेशन आ गया। मुझे यहाँ पे वी नहीं चाहिए, तो वी की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। वी निकालूंगा तो एम आर को यहां भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ पे क्या बचेगा वी। तो वी की वैल्यू आ रही है एल अपॉन एम आर। पुट कर सकते हैं हम इन प्लेस ऑफ वी, वही सब यहाँ पे किया। वी की वैल्यू एल अपॉन एम आर निकाला, वी की जगह पुट करेंगे, वी का स्क्वायर हो रहा तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। उसके आगे स्क्वायर कर लो, सो हाफ एम एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एम और स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, एल स्क्वायर, देख लो ध्यान से, एल स्क्वायर नीचे बच रहा है 2, एक एम और एक जो भी है 2 आर, मतलब आर स्क्वायर। ये चीज मिल रही है। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको मिल रहा है, बट आपसे नहीं पूछा था, आपसे पूछा था भाई किससे ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। तो अगर आप देखो काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर है एल स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर से, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट है ये 2। देखो मास भी चेंज किया, काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। आर चेंज किया तो भी चेंज होगा, एल चेंज किया तो भी चेंज होगा। ये जो आपको 2 दिख रहा है ना, अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाऊं यहां से, तो अपने आप प्रोपोर्शनलिटी साइन लग जाएगी, और क्या बचेगा, एल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, फोर्थ ऑप्शन, एल स्क्वायर अपॉन एम आर, इससे प्रोपोर्शनल। हमें इक्वेशन मिली थी, बट हमें क्या पता है, जैसे कि कभी भी ऐसे एक्सेस प्रोपोर्शनल टू वाई है, तो अगर मैं इज इक्वल टू में करूंगा तो अपने यहाँ पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, और वाई एज इट इज। वैसे ही मुझे इक्वेशन के तौर पे मैंने यहां पे कुछ निकाला। अगर मुझे इक्वेशन पता है, मैं इज इक्वल टू और कांस्टेंट को रिप्लेस कर सकता हूं विद दिस साइन। वैसे मैंने इज इक्वल टू और ये कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया बाय दिस साइन, और बाकी सब एज इट इज। राइट साइड जो है वही पूछा है,
एल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? तो ये आपको हमेशा देखते रहना है कि भाई ऑप्शन क्या है, किसी और दिशा में मत निकल जाओ, ऑप्शन में क्या वैल्यूज है। काइनेटिक एनर्जी पूछा था, मैंने ये लिखा। फिर देखा भाई वी यहाँ पे है, जो एम है यहाँ पे एम हर एक ऑप्शन में, बट यहाँ पे वी है और वी किसी भी ऑप्शन में है, एल है ना, ऑप्शन में एल है। सो वी और एल में रिलेशन देखा तो आपको क्या मिला, ये चीज मिली। यहां से आपने वी निकाला, इन टर्म्स ऑफ एल पुट किया, सॉल्व किया, ये मिला। फिर बोला कि भाई ये तो इक्वेशन मिल चुका है, हमें पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है। उसके लिए आप इज इक्वल टू और कांस्टेंट क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। तो इज इक्वल टू और 1/2 को आपने रिप्लेस किया, आई प्रोपोर्शनलिटी साइन, और आपको मिला राइट साइड एल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, क्लियर है ये? बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं? सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ आज का, जो कि 2020 में आया हुआ है। और क्वेश्चन है, अ चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। सो गोल गोल घूम रहा है ये बच्चा, सर्कुलर ट्रैक के आजू बाजू घूम रहा है। ठीक, और कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे ए, मतलब ये वाली जो एक्सेलरेशन होती है ना, वो आपको गिवन है ए। आफ्टर टाइम टी he feels that slipping of shoes on the ground has started। तो कुछ टाइम टी के बाद लगता है कुछ ज्यादा तेज भागने लगा वो, उसको ये पता लगा कि उसके जो शूज है वो क्या होने चालू हो गए, स्लिप होना चालू हो गए। बहुत तेज भागने से होता भी है, स्लिप होना चालू हो सकता है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड द ग्राउंड इज, आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस। कि वो टाइम पे, जिस टाइम पे उसका स्लिप करना चालू हुआ, उस टाइम पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था, म्यू एस कितना था, वो आप निकालोगे। ठीक है, ऑप्शन देखो, ए टी ए आर आर जी क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, फ्लो में चलेंगे। सबसे पहले तो आप ये चीज देखो, यहां से नहीं स्टार्ट करो, यहां ये चीज देखो। हम यहां पे क्या बोलेंगे कि जिस मोमेंट में फ्रिक्शन हुआ या फ्रिक्शन जो है होना कम हो गया, वो मोमेंट में क्या हो सकता है कि एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स से जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि गोलो घूम रहा है, तो वहां पे वो उसके जूते यही काम कर रहे हैं, वही गोलो से घुमा रहे हैं, वही उसको टूवर्ड सेंटर रख रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कौन, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें अगर, तो लेके चलते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। हमें पता है कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है ये लेस देन इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन होता है, या ऐसे बोल सकते हैं म्यू एम जी होता है फॉर अ हॉरिजॉन्टल रोड। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एम जी। वो आप पुट कर सकते हो इन प्लेस ऑफ एफ एस। और देखो म्यू कहीं से भी लाना पड़ेगा आपको, बिकॉज भाई वही निकालना है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो एवरेज स्क्वायर अपॉन आर, ये सब चीजें पता है अपने को। बट कहीं भी वी की बात नहीं हुई है, आपने को दिया है ए, और ऑप्शन भी हर जगह क्या है, ए। तो वो जो फॉर्मूला है ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कुछ काम दे ही नहीं पाएगा आपको। कोई और फॉर्मूला कुछ नहीं पता तो आपको पता है फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए तो होता है, इसमें ए बेसिक फॉर्मूला है, बट काम का रहेगा इस बार। ठीक है, अब एक्सेलरेशन है यहाँ पे, बट एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा होगा, एक्सेलरेशन इस केस में आपको लेना पड़ेगा जो भी टोटल, टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पे आपको ये जो आपको दिया हुआ है, ये दिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल आप निकालोगे, आप टोटल करने वाले हो, और वो जाके आप यहां पे पुट करो। ठीक है, वो यहां पे पुट करो। तो दो एक्सेलरेशन अपने पास है। ध्यान से डायग्राम को देखो, मैं बनाता हूं वापस से।
ठीक है, एक है सेंट्रीपिटल, एक है टेंजेंशियल। ठीक है, अब ये दोनों एक्सेलरेशन है, इसका मुझे अगर नेट निकालना है, टोटल निकालना है, ये दोनों वेक्टर्स हैं सेम क्वांटिटी के। अगर मैं इसको, इस वाले को ऐसे लिखूं शिफ्ट करके और इसके हेड से जोड़ दूं, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको कुछ कहां मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इस डायरेक्शन का मिलेगा। वह डायरेक्शन मैटर नहीं करता, मैं ये बता रहा हूं आपको कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ में और कुछ होता है, ए ए बी कॉस थीटा, लिख दो चलो, लिख दिया, प्लस नहीं प्लस में रहेगा, तीनों टर्म प्लस में रहेंगे। तो ये अपना फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर का, इस केस में अपना रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। अब ध्यान से आप देखोगे जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कौन से वेक्टर थे, ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, क्या एंगल है दोनों के बीच में, 90। अगर थीटा 90 पुट करूंगा तो क्या होगा, कॉस 90 होगा। कॉस 90 क्या होता है, जीरो। कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ये जो पूरा टर्म है वो क्या होगा, गायब। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी दोनों ही एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंशियल होगा एक रेडियल होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये तो लिख सकता हूं ना, ए नेट मतलब क्या, अंडर रूट में ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए आर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल वाला है, प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में था। ठीक है, ये चीज मैं बोल पाऊंगा। बट एक और चीज वापस से ध्यान दो, आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आपको क्या गिवन है, ए गिवन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ए टी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए पुट कर सकता हूँ। ए टी का स्क्वायर है तो ए का भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। आपके सारे ऑप्शन ए के टर्म्स में ही है। ए आर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, ये सबके सब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के टर्म्स में दिया है। मतलब आपने ये जो ए आर देख रहे हो ना, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा काम करें। ये याद है, ये हमने कुछ डायरेक्ट किया था अभी जब मैं फॉर्मूला बता रहा था, याद है कि टूवर्ड द सेंटर जो फोर्स है वो किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। और फोर्स का नॉर्मल फॉर्मूला ही होता है एम इंटू ए। इस केस में रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, एम एम कैंसिल, क्या बचा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये मिला आपको, ठीक। एक और चीज, आफ्टर टाइम टी की बात है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हुआ और टी टाइम के बाद वो स्लिप होना चालू हुआ, तो प्रोसेस स्टार्ट होने के टाइम पे यू क्या रहेगा, जीरो। तो इस इक्वेशन में आप देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब आप u को जीरो पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, v इक्वल टू ए टी। देखो मेरे को ए आर ये मिला, बट स्टिल मुझे ए आर चाहिए ए के टर्म्स में। उसके लिए मैंने फिर आगे क्या किया भाई, मैंने v को देखा, v को मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए टी पुट करूंगा तो v का स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर, ए भी ए का स्क्वायर होगा, टी का भी स्क्वायर होगा अपॉन। अच्छा ये चलेगा, अगर मैं ये पुट कर देता हूं इस चीज को ए आर के जगह पे, तो ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब चलेगा, आपको ए चल जाएगा, आपको टी चल जाएगा, आपको आर चल जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, जो चलेगा उसको रखे रहो, कोई इशू नहीं। यहां तक हम आए, फिर थोड़ा आगे मैनिपुलेशन आप कर सकते हो। क्या, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, ए का स्क्वायर होगा तो पावर फोर होगी, टी का स्क्वायर होगा तो पावर फोर होगी, आर का भी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम करो है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यहाँ पे आया, डिनोमिनेटर में फिर क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा। अच्छा डिनोमिनेटर बस आर स्क्वायर, उसका जब रूट लगेगा उस पे तो क्या बचेगा, बस आर बचेगा। रूट में तो जो चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है निकलेगी नहीं बाहर। तो आपको ये मिल गया नेट एक्सेलरेशन। अब इसको आप पुट करोगे कहां पे, एक क्वेश्चन हमने देखा था ना, एम एम कैंसिल, म्यू जी इज इक्वल टू ए नेट। ए नेट क्या निकाला हमने, ये निकाला, पुट किया,
म्यू जी बराबर ए नेट, ये वैल्यू डाली है। मैं म्यू निकाल सकता हूं, जी को यहां शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो कहां मैच हो रहा है। अंडर रूट में, अंडर रूट मतलब क्या होती है, पावर 1/2 होती है ना। तो 1/2 पावर में ये दो टर्म दिख रहा है आपको, कौन सा मैच कर रहा है, ए की पावर 4 टी की पावर 4, और बीच में यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस वाला यही है, एक बचा है ना, ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन जी। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन देखे डर लगेगा, बट देखो फ्लो में जाओ। यहां पे मैंने भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहता है वैसे लिखा है, बट लॉजिकल जाओ। पहले क्या स्टार्ट करने का, यहां से स्टार्ट करने का। सब पता है, सब बढ़िया है, इसकी दिक्कत है। उसके लिए क्या बोला मैंने, ये बोला रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए बिटवीन द वेक्टर्स द एंगल इज 90 कॉस, पूरा ऊपरा टर्म जीरो हो जाएगा। फिर चलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आपको क्या बोल दिया था, ए बोल दिया था, तो पुट कर दिया ए स्क्वायर। बट रेडियल एक्सेलरेशन मैंने कुछ नहीं दिया आपको, और ऑप्शन भी रेडियल एक्सेलरेशन में कुछ नहीं है। आपको पुट करना है इसको इन टर्म्स ऑफ, कैसे ना कैसे आपको ए आर की जगह पे ए ले आना है। ए के साथ कुछ और होगा चल जाएगा, बट ए होना चाहिए। उसके लिए क्या बोलेंगे हम, ये यूज करेंगे। फिर बोले अच्छा ए आर बराबर कुछ वी टर्म वी स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है, बट वी भी तो नहीं है यहाँ पे, वी को कुछ और देखो। पुट किया, पुट करके जो आया इसको पुट किया, सॉल्व किया, आगे जो हो सकता था किया, फिर पुट किया, एमएम कैंसिल किया, म्यू निकाला, निकालना था जो, मैच किया, फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है। टफ नहीं है, फ्लो में जाओ। मैं बोल रहा हूं कि ये याद नहीं रहेगा, आप अगर इस फ्लो में जाते हो ये याद रह ही नहीं सकता। जो फ्लो बोल रहा हूं उस फ्लो में रखने का, क्या पूछा, जो पूछा वो इस, पहले इस इक्वेशन को देखा, यहां से न्यू आएगा फिर, बट उसमें सब कुछ पता होना चाहिए, ए नेट वो यहां से आएगा, उसके लिए ए आर पता होना चाहिए, वो यहां से आएगा, पुट करके तब आगे बढ़ने का और यहां करने का, इक्वेशन मार्क मार्क करने का और फिर इसको सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज एक्स एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम इज वाई। ठीक है, सो आपको एक बॉडी बोली गई है जो कि अबाउट इट्स ओन एक्सिस घूम रही है, उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, एक्स दिया है। याद है आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यही जो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी क्या बोली आपको, एक्स बोल, मतलब ये वैल्यू एक्स के बराबर होगी, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंगुलर मोमेंटम इसका वाई है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, आई ओमेगा होता था, और यही आपको क्या बोल दिया, वाई बोल दिया। सो वाई इज इक्वल टू आई ओमेगा, हमने यहां लिख दिया। चलो ठीक है, इतना गिवन है, ये हमने लिख दिया। आपको बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस बताओ, उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। देखो हर एक ऑप्शन में एक्स वाई आपको दिख, मतलब कुछ इनका दोनों का यूज करना है आपको, और आई निकालना, दोनों के इक्वेशन में आई भी आपको दिख रहा है। अच्छा ध्यान दो, मुझे ये दो चीज पता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा इनके ऊपर। सबसे अच्छा ऑप्शन आप अगर देखो, अगर एक्स और वाई को देखो कभी भी साथ में नहीं बिछा रहे, ऊपर नीचे है, तो यहां से भी एक हिंट मिलता है भाई, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा आपको, एक चीज है। अच्छा, डिवाइड करने के बाद जब एक्स अपन वाई या वाई अपन एक्स आएगा भी, तो आप देखोगे ये ओमेगा नहीं कट पाएगा। और ओमेगा क्यों काटने की बात करो, बिकॉज किसी भी ऑप्शन में ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा कटना चाहिए। ओमेगा कैसे कट सकता है, अगर मैं यहां पे ओमेगा का स्क्वायर बना दूं, तब डिवाइड करूंगा तब कट जाएगा। उसको स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसा बनेगा। अब डिवाइड कर दो, ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो इससे, एलएचएस साथ में डिवाइड होगा, आरएचएस साथ में डिवाइड हो सकता है, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे देखो आई और स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और यहां पे 1/2, नीचे क्या है, आई। मैं इंटरेस्टेड हूं किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के लिए। आई मैं वहां भेजूंगा, ठीक है, और सबको यहां भेज दूंगा। सो एक्स जो ऊपर दिख रहा है वो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और वाई स्क्वायर जो नीचे दिख रहा है वो कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सो वाई स्क्वायर ऊपर
एक्स नीचे, सो आपको आई क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2x। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। इजी था। क्या था इसमें? बहुत आसान होता है, ठीक है। आप ऑप्शन देखो तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि भाई कहां तक जाना है आपको। अच्छा एक्स वाई दिया है, अच्छा यूज करना है उसे, कैसे कैसे दोनों इक्वेशन को आपको यूज करना है। बेस्ट तरीका होता है डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाए। डिवाइड क्यों करने को सोचा मैं, बिकॉज मुझे रेशो में दिख रहे थे ये। फिर देखा रेशो में लेने के बाद भी यहाँ पे ओमेगा कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ओमेगा को काटना पड़ेगा। कैसे कटेगा? ओमेगा स्क्वायर यहाँ से यहाँ पे आप क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर बनाओगे, एक को ही स्क्वायर नहीं कर सकते, आपको बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ जाएगा। किया तो ये मिला, फिर डिवाइड करो, ऑटोमेटिकली आपको आई मिल जाएगा जो आपको चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, वाई स्क्वायर अपॉन 2x। क्लियर? 2022 में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट। आज का 8 क्वेश्चन है ये। 8th है, लास्ट नहीं बोला मैं, 8 क्वेश्चन बोला। A uniform metallic rod rotates about its perpendicular bisector with constant angular speed। तो एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ जो आपका रॉड है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। If it is heated uniformly to raise the temperature slightly, its speed of rotation। क्या बोला, यही रॉड को हम क्या करेंगे, थोड़ा हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने के बाद बताओ उसका जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, जिस स्पीड से वो कॉन्स्टेंटली पहले घूम रहा था, उसका जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, क्या वो बढ़ेगा, क्या वो घटेगा, क्या वो सेम ही रहेगा, या वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी के ऊपर। लग रहा है कुछ अजीब सा, बट है नहीं। देखो ध्यान से, अगर मैं इसे हीट करता हूं यूनिफॉर्मली, टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, हीट करने के बाद थर्मल एक्सपांशन भी होगा, मतलब ये रॉड क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन वो सब चीजें दिखाई देगी। इसका जो लेंथ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो ऐसा आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है। और क्योंकि इसका लेंथ बड़ा होगा, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रॉड का ये होता है 1/12 ml²। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। आमने सामने है ना, तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ का स्क्वायर होने वाला है, तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप बोल सकते हो भाई एल जब बढ़ रहा है तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। हमें पता है यहां पे कहीं भी नहीं मेंशन किया है कि भाई कोई टॉर्क लग रहा है, टॉर्क नहीं लग रहा, सो हम बोल सकते हैं नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द रॉड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर टॉर्क नहीं है सो एंगुलर मोमेंटम यहां पे क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, बोल सकते हो, बोल सकता है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ये जो एल है ये लेंथ बता रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसे थोड़ा सा अलग कर दो, जहां लेंथ और एंगुलर मोमेंटम सामने आ जाए, आमने सामने या सेम सोल्यूशन में, बिकॉज दोनों का सिंबल सेम होता है, एल होता है। थोड़ा सा अलग कर दो, जैसे कि इसको एल नॉट कर दो लेंथ को, और मोमेंटम को एल रहने दो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, अच्छा एल का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा होता है। मुझे पता है एल कांस्टेंट है, अगर एल कांस्टेंट है मतलब इसका जो राइट साइड है आई ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, मुझे पता है कि जो आई है, आई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आई की वैल्यू बढ़ रही है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी फिर, ध्यान दो। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं भाई एल इज इक्वल टू आई ओमेगा है, ठीक है, अगर मुझे ओमेगा निकालना है तो मैं आई यहां भेजूंगा तो एल अपॉन क्या होगा, आई होगा। एल मैं क्या बोल रहा हूं, एल क्या है, कांस्टेंट है। अभी यहां पे मैंने क्या बोला, भाई आय तो बढ़ रहा है, अगर आय बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा, कब, हमको स्पीड ऑफ रोटेशन ओमेगा ही बोला था, ओमेगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे कर, तुरंत नहीं दिख जाएगा वो, थोड़ा तो करना पड़ेगा कुछ। ज्यादा कुछ किया भी नहीं मैंने। मैंने क्या बोला, सिंपल सा रॉड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा,
1/12 ml²। मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छा हीट दे रहे हो, एक्सपांशन होगा, लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, तो लेंथ बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर मैं क्या बोला, ठीक है अब आओ मोमेंटम वाले पार्ट में। मोमेंटम होता है आई ओमेगा। इस फॉर्मूले में मैं अगर ओमेगा निकालना चाहूं तो एल अपॉन आई आएगा। मुझे दिख रहा है एल कांस्टेंट है, आई बढ़ रहा है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होता है, कम होता है ना, मतलब ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आपने को पूछा था स्पीड ऑफ रोटेशन का क्या हाल होगा, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेकंड ऑप्शन। तो इसको एज स्टेटमेंट भी आप याद रख सकते हो कि अच्छा एक यूनिफॉर्मली या एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है रॉड, हीट दिया, क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी। क्यों होगी, पूरा वही सब तो देखा हमने यहाँ। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, एमएससीटी 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आया हुआ था। ठीक है। और क्वेश्चन देखो, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट वन एंड carries a body of mass m at the other end. The mass is revolved in a circle in a horizontal plane and the vertical axis passing through the fixed end of the string. The string makes angle theta with the vertical. The angular frequency of the body is omega. The tension of the string is what? आपको टेंशन निकालना है। हो क्या रहा है यहाँ पे, ये कोनिकल पेंडुलम की बात हो रही है, स्ट्रिंग बांधा है, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, और ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टली क्या होगा, घूमेगा। आपको यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, बताओ टेंशन क्या होने वाला है, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल को बना लेता हूं। ठीक है, सो ध्यान दो, सो ट्रायंगल को बना लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद यहां पे ध्यान दो, ये अपना पूरा सर्कल है, इसका जो रेडियस उसको हम क्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं। ये होगा अपना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिख रहा है सबको, ये होगा क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद ध्यान दो, सो अगर मुझे यहां पे आर निकालना है, थीटा पता है मुझे, एल पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आर अपॉन एल। एल वहां भेजेंगे तो आर क्या मिल जाएगा आपको, एल साइन थीटा। तो मैंने वो यहां पे लिख दिया, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। इसके बाद टेंशन की बात करें, सो टेंशन का यहां पे क्या हिसाब है, एक सेकेंड सब रेस करते हैं। ठीक है, अब देखो टेंशन का क्या हिसाब है यहाँ पे। एक तो देखो, ध्यान दो, एक तो टेंशन यहां पे लग रहा है, मेन टेंशन क्या है, अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा जहां पे वो बंधा हुआ है। यहां पे देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। जहां पे एंगल थीटा बन रहा है, इस डायरेक्शन को मैं, इस कंपोनेंट को मैं क्या बोल सकता हूं, टी कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा फिर, टी साइन थीटा। ठीक है, अब ये जा रहे टूवर्ड द सेंटर, और सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो यही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर एक और फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर, जब वी को आप आर ओमेगा पुट करोगे तो ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है, टी साइन थीटा। वो हमने यहाँ पे लिख दिया, बनाने के बाद समझ में आएगा। अब क्या करूंगा देखो, मुझे ये इक्वेशन में जहां आर है वहां पे मैं पुट कर दूंगा एल साइन थीटा। तो जहां पे आर है वहां पे मैं एल साइन थीटा पुट कर दिया। साइन और साइन यहाँ पे क्या होगा, कैंसल। तो क्या मिलेगा, ठीक है कैंसिल कर दिया हमने, तो आपको मिलेगा टी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। टेंशन क्या मिल रहा है, एम एल ओमेगा स्क्वायर, कौन सा, एम एल ओमेगा। ठीक है, ये बनाने को आना चाहिए, फोर्सेस दिखाने को आना चाहिए, तभी कुछ कर पाओगे। देखो
टेंशन की बात हो रही थी। टेंशन में ये फोर्स है, दो कंपोनेंट है। सबसे बेटर लेयर क्या देख सकते हो? अच्छा, ये वाला जो कंपोनेंट है जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, इसको अगर मैं यूज करूंगा तो फायदे में रहूंगा। बिकॉज इसको यूज करूंगा मैं तो मैं वहां पे रेडियस आर पुट कर पाऊंगा, मैं ओमेगा के टर्म में कुछ निकाल पाऊंगा। ये भी कंपोनेंट था ना, टी कॉस थीटा और एमजी यहाँ पे बराबर होते हैं, बट इससे कुछ नहीं उखाड़ पाते। यहाँ पे आप दोनों बराबर तो बोलते हैं, बट आप क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है, क्या करूँ आप? यहाँ पे टी निकालूंगा एमजी अपॉन कॉस, वो थोड़ी है आंसर। ये वाले में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे हमने जब इसको ऐसा किया, आर को हमने पुट कर दिया जो हमने निकाला था, बिकॉज वहां से हमें एल मिला, बिकॉज ऑप्शन एल है, और फिर साइन कैंसिल करके आपको मिल गया टेंशन। ठीक है, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये 10 क्वेश्चन, राउंड ऑफ करना जरूरी है। ठीक है, सो क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना ये। A van is moving with the speed of this, van की स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो 108 है, on a level road where the coefficient of friction between the tires and the road is, आपको म्यू एस दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे दिया है कितना? 0.5। उसके बाद फॉर द सेफ ड्राइविंग ऑफ द वैन, वैन सेफली चले, मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्वेचर कितना होना चाहिए? मिनिमम रेडियस की बात हो रही है, सो मिनिमम वेलोसिटी की बात होगी यहाँ पे, और आपका एक्सप्रेशन दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको वेलोसिटी दिया था 108 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करना होता तो आपको ये क्या होना चाहिए? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुरंत मीटर पर सेकंड में हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिक याद रखो। अगर आपको मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर सेकंड में करना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करो, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप 5/18 से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई किया तो बन गया मीटर पर सेकंड में। अब आपको पता है ये चीज कि यहां पे जो अपना वही है पहले का जो अपना इक्वेशन था, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की बात हो रही है, गोल घूमने की बात हो रही है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर अपॉन आर। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू mg के बराबर होता है, इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। mm कैंसल, यहां से आपको v निकाल, v चलो अपने को वैसे पता है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे? रेडियस निकालना। ठीक है, सो यहाँ पे आप रेडियस के ऊपर काम करो। रेडियस यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? रेडियस आर यहां शिफ्ट करो। ठीक है, और म्यू जी को यहां करो तो वी स्क्वायर अपॉन म्यू जी, ये चीज मिलेगी आपको। ठीक है, वैल्यू पुट करो। वी पता है अपने को 30 मीटर पर सेकंड में, म्यू पता है 0.5 आपको गिवन था यहाँ पे। ठीक है, और जी अपने को 10 बोला था, नहीं भी बोला था रहे तो 10 ही पुट करने का। 9.8 पुट करोगे कॉम्प्लिकेट होगा सोल्यूशन, बोर्ड के लिए रखो 9.8, बट सीईटी में फास्ट सोल्यूशन के लिए 10 रखने का फटाफट होता है। 10 रखा, फिर ये आपका 900, यहाँ पे ये हो जाएगा 5, आफ्टर डिवीजन आपको मिलेगा 180 मीटर। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ द सर्कल जिसके अबाउट वो घूमेगा विद अ सेफ स्पीड। ठीक है, 180 मीटर, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे सीईटी के, इसके ऊपर और ध्यान देना है और प्रैक्टिस करना है। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर भी इसके ऊपर ही रखूं, कुछ और क्वेश्चन हम सीईटी करेंगे, और एकदम तैयार कर लेंगे ये चैप्टर को सीईटी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तब जाके ऑफिशियली फिर ये चैप्टर ऐड हो पाएगा। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को? यहाँ तक कुछ तो पूछो। चलो ठीक, देख लेना ऑफिस से। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, और ठीक है, मिलते हैं फिर। कमेंट करो, डाउट रहे तो लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय।